जैसे ही दोस्तों वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि कैथरीन उस घर में मौजूद थी। उसने कैथरीन को कहा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तब कैथरीन ने बोला कि मैंने उनको कहीं और भेज दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे वायलेंट वुमन के बारे में है। ये महिला इतनी ज़्यादा वायलेंट थी, इतना बुरा इसने ये क्राइम किया था कि जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी महिला बनी जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई। इसका क्राइम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत लोगों को तो उल्टी तक आ जाएगी, क्योंकि इस क्राइम में कैनिबलिज्म का भी एंगल है। तो चलिए दोस्तों, इस खतरनाक औरत की कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, आज जिस औरत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस औरत का नाम है कैथरीन नाइट। कैथरीन ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी और इसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1955 को। अब इसने अपनी जिंदगी में सन 2000 में ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी जिसको उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन उस घिनौने क्राइम को आपके सामने बताने से पहले इसके अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, कैथरीन नाइट का जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही खराब, एक डिसफंक्शनल फैमिली में हुआ था। कैथरीन की माँ का नाम था बारबरा और उसने स्कॉटलैंड के एक इमिग्रेंट से शादी की थी जो उस समय ऑस्ट्रेलिया में था, और ये पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया के एबरडीन शहर में रहता था। इस शादी से कैथरीन की माँ को 4 लड़के पैदा हुए, लेकिन इसके बावजूद कैथरीन की माँ का अपने ही पति की एक दोस्त जिसका नाम था केन, उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब इस अफेयर के बारे में उस समय पूरे इलाके को पता चल गया था, जिसकी वजह से कैथरीन की माँ यानी बारबरा को उसके पति और जितने भी लोग उस सोसाइटी में रहते थे सब ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अब ये पहला पति तो गया, उसके बाद जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था यानी कि केन, तो उसने केन से शादी कर ली और केन से शादी के बाद उसको 4 बच्चे और पैदा हुए, जिसमें से एक ट्विंस भी थे, 2 लड़कियां थी, और इन्हीं में से एक लड़की थी कैथरीन नाइट, जिसके बारे में आज की कहानी है। अब दोस्तों, कैथरीन का जो बाप था यानी कि केन, वो एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इंसान था, बहुत ज़्यादा, और वो काफ़ी बड़ा शराबी भी था। वो हमेशा शराब के नशे में ही रहता था और शराब के नशे में वो कैथरीन की माँ यानी बारबरा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता। कैथरीन कहती है कि केन उसकी माँ बारबरा को एक रेगुलर बेसिस पर उसका आरएपी करता, कभी कभी तो एक दिन में 10-15 बार भी। अब इतनी बुरी तरह से फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज होने के बाद जो बारबरा का मानसिक संतुलन था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था, और वो अपनी ये जो बच्चे थे, स्पेशली जो कैथरीन थी और उसकी बहन थी, इन दोनों के प्रति वो बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी। उस समय कैथरीन और उसकी बहन का एज 4 या 5 साल होगा, और जिस एज में माँ बाप को अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना खिलाना चाहिए, उस एज में कैथरीन के घर में ये सब चल रहा था। केन बारबरा के ऊपर इस तरह से सेक्सुअल एब्यूज करता कि बारबरा को मर्दों के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, और ये जो नफरत है उसके माइंड में उसने अपनी बेटी यानी कि कैथरीन के मन में भी भर दिया था। वो कैथरीन और उसकी बहन को हमेशा बोलती रहती कि मर्दों से दूर रहो, मर्द इतने खराब लोग हैं, ये लोग सिर्फ सेक्सुअल एब्यूज़ करते हैं, ये लोग कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, और भी जितनी सारी निगेटिव बातें आप सोच सकते हैं वो सब के सब इन बच्चों को उसकी माँ बताती थी। जब कैथरीन 11 साल की थी तो एक बार ऐसा हुआ था कि उसके परिवार के ही किसी आदमी ने उसका सेक्सुअल शोषण करने का ट्राई किया था, और ये बात जब कैथरीन ने अपनी माँ बारबरा को बताया तो बारबरा ने उसका बचाव नहीं किया, बल्कि उसको ये बताया कि वो जो करना चाहते हैं उसको करने दो। और इस चीज़ के बाद दोस्तों, कैथरीन के परिवार के बहुत सारे मर्दों ने उस छोटी बच्ची यानी कि 11-12 साल की होगी उसके ऊपर बहुत गंदा सेक्सुअल शोषण किया, और ये जो सेक्सुअल एब्यूज़ है वो कैथरीन जब तक 15 साल की नहीं हुई तब तक चलता रहा। लेकिन कैथरीन की माँ बारबरा ने कभी इस एब्यूज़ को बंद करने की कोशिश नहीं की। अब आप इमेजिन करके देखिए कैथरीन का जो बचपन है कैसा गया होगा। उसकी माँ उसको कोई सपोर्ट नहीं करती थी, बाप उसकी माँ को आरएपी करता रहता था, और उसके जो परिवार के दूसरे मर्द थे वो इसका शोषण करते थे। लेकिन इस परिवार में ही एक ऐसा इंसान भी था जो हमेशा कैथरीन की मदद करता था, उसका ख्याल रखता था, और वो था उसका अंकल। उस आदमी का नाम था ऑस्कर नाइट, और वो कैथरीन का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता।
वो एक हॉर्समैन था और वो कैथरीन को, उस बच्ची को, ये हॉर्स राइडिंग वगैरह सिखाता। लेकिन दोस्तों ये खुशी भी या ये दोस्ती कह लीजिए ज़्यादा दिन नहीं टिकी। 1969 में जो ऑस्कर नाइट था, यानी कि कैथरीन का अंकल, उसने खुदकुशी कर ली थी। और उसके मरने के बाद कैथरीन को मतलब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा वो रो रही थी कि उसको हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो गया था। और जो ऑस्कर नाइट था उसका भूत कैथरीन को दिख रहा था। दोस्तों अब ये सब चीज़ें तो उसकी लाइफ में चली रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो स्कूल भी जाती थी, वो और उसकी बहनें, जो भाई वगैरह थे। लेकिन स्कूल में कैथरीन का रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो एक बिना बात की बुली थी, वो किसी को भी बुली करती थी, और स्पेशली लड़कों को। और जो छोटे लड़के हैं, यानी कि उसके जो कम क्लास के हैं, उनको वो बहुत ही बुरी तरह से बुली करती थी। एक बार तो उसने एक टीचर को भी मारा था, और जब टीचर ने अपने बचाव में फिर कैथरीन को धक्का दिया, तब कैथरीन उसके ऊपर सेक्सुअल एब्यूज़ का चार्ज भी लगाने लगी थी। यानी कि उसका जो मानसिक संतुलन था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कैथरीन हालांकि स्कूल तो जाती थी, लेकिन 15-16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया था। और उसके बाद मतलब वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसको ना अच्छे से पढ़ना आता था, ना लिखना आता था। इसीलिए उसको अच्छी तो नौकरी वैसे मिल नहीं सकती थी। इसीलिए पहली नौकरी जो उसने की खुद को सपोर्ट करने के लिए, वो थी एक कपड़े के फैक्ट्री में कपड़ा काटने की नौकरी। लेकिन बहुत ही जल्द उसने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो एक जो बुचर प्लेस है जहाँ पे जानवरों को काटते हैं, वहाँ पे उसने नौकरी शुरू कर दी। और वहाँ पर जो मांस है उसको बोन से हटाने की जो ड्यूटी है वो कैथरीन को मिली। कैथरीन अपने कलीग्स और दोस्तों को कहती थी कि ये उसका ड्रीम जॉब था। वो बहुत ही खतरनाक महिला थी दोस्तों। अब इस काम में, यानी कि इस बुचरिंग के काम में, वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई थी और उसका मन आ गया था इस काम में कि उस कंपनी ने उसको स्पेशलाइज्ड, उसके लिए कस्टम मेड बुचर नाइफ्स भी दिए थे। और दोस्तों जानते हैं वो नाइफ्स का क्या करती थी? मतलब ऑब्वियसली नौकरी में वो जो मांस तो काटती थी, लेकिन उन नाइफ्स को वो अपने घर भी लेके जाती थी। और जहाँ पर उसका बेड था उसके ऊपर वो उन नाइफ्स को ऐसे लटका देती थी। और वो अपने परिवार वालों को कहती थी कि नाइफ्स की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उस टाइम उसकी उम्र शायद 20 साल भी नहीं हुई होगी। अब दोस्तों इस वायलेंट महिला कैथरीन की लाइफ इस तरह से चलती रहती है। और 1973 में उसी जो बुचर खाना था वहाँ पर एक आदमी काम करने आता है जिसका नाम है डेविड कैलेट। डेविड जो था वो कैथरीन के ही बड़े भाई का अच्छा दोस्त था। और इस तरह से इन दोनों की पहचान हुई और धीरे धीरे इनमें दोस्ती और फिर प्यार हो गया। और दोनों साथ ही काम करते थे, तो उनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही आसान हो रहा था। और 1974 में कैथरीन और डेविड ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों लोग थे वो बिल्कुल ही नॉर्मल लोग नहीं थे। कैथरीन जो थी वो तो वायलेंट थी ही, कहीं भी झगड़ा करती, लड़कों को मारती थी। और जो डेविड था वो भी एक नंबर का शराबी आदमी था। जिस दिन इनकी शादी हुई थी उस दिन जो चर्च में शादी होती है, तो ये दोनों बाइक से आए थे और ये दोनों पूरी तरह से पी रखे थे। यानी कि अपनी शादी के दिन ये लोग बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड थे। जो उसका ये पति है डेविड केलर, जब वो शादी के लिए जा रहा था मतलब चर्च के अंदर, तब वो इंटरव्यूअर्स को बाद में बताता है कि कैथरीन की जो माँ थी, यानी कि उसकी सासू माँ बारबरा, तो उसने इसको एक सजेशन दिया था कि उसने कहा था कि तुमको पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हो। ये जो लड़की है ये बहुत ही वायलेंट लड़की है और इसके साथ कभी भी तुम कुछ बुरा मत करना, नहीं तो ये तुमको जान से मार देगी। तो ये उसकी माँ अपने होने वाले जमाई को बोल रही थी, वो भी शादी के दिन। आप खुद सोचिए। खैर उस दिन तो शादी हो गई, लेकिन जिस तरह से उस सासू माँ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शादी के कुछ ही दिनों बाद छोड़िए दोस्तों, शादी के ही नाइट इन दोनों के बीच में, वो भी शारीरिक संबंध बनाने के बीच में, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। और कैथरीन ने अपने पति का गला इतनी जोर से दबाया कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। लेकिन बाद में कुछ करके वो कैथरीन के चुंगल से छूटने में कामयाब हुआ। और पता है कि सुहाग रात के दिन ही झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि कैथरीन कह रही थी कि तुम किस तरह के मर्द हो कि सिर्फ 3 बार ही तुम इंटरकोर्स कर पाए हो। यानी कि कैथरीन को और ज़्यादा करना था। बस आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि ये जो पूरा परिवार है या ये दोनों हैं, बहुत बड़े डिसफंक्शनल लोग हैं। अब इन दोनों के बीच में डेली झगड़े होने लगे, डेली। और इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। इनके भी 2-3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन कैथरीन ना उनको अच्छी तरह से संभाल पाती, मतलब उनको बिल्कुल ही वो इग्नोर कर देती थी।
अब इन सब झगड़ों से बचने के लिए 1976 में यानी कि सिर्फ शादी के 2 साल बाद जो डेविड था वो कैथरीन को छोड़ चुका था और वहां से चला गया था एक दूसरी औरत के पास। लेकिन ये चीज कैथरीन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी। उसका जो पति उसको छोड़ के गया था उसका बदला वो अपने बच्चों से निकाल रही थी। उसने अपने 2 या 3 महीने के बच्चे को नाले में फेंक दिया था, या फिर जो स्ट्रोलर है वो इतनी जोर से चलाती, इस तरह से टक्कर मार मार के कि बच्चा उसमें इंजर्ड हो जाता था। कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में पुलिस को भी बताया। पुलिस ने एक्शन भी लिया, उसको मेंटल हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसको कुछ दवाई वगैरह देके उसको छोड़ देते थे। अब कैथरीन इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प नाइफ्स लेके घूमती थी और किसी पर भी अटैक कर देती थी। एक बार एक रेस्टोरेंट में उसने एक महिला के मुंह पर चाकू मार दिया था, जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा था। अब इस तरह के एब्यूसेस चलते रहे दोस्तों। उसने डेविड को कभी भी शांति से जीने नहीं दिया और 1984 तक, यानी कि करीब 10 साल, यानी कि 74 में शादी हुई थी और 84 तक उसने उस आदमी का जीना हराम कर दिया था। उसने डेविड का पीछा सिर्फ तभी छोड़ा जब कैथरीन को दूसरी बार एक किसी दूसरे आदमी से प्यार हो गया था। इस दूसरे आदमी का नाम भी डेविड ही था। वो 1984-85 में इस दूसरे डेविड से मिली, फिर इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और इन दोनों ने भी शादी कर ली और इस शादी से भी 2-3 उसके और बच्चे पैदा हुए। लेकिन ये मर्दों से इतना ज़्यादा नफरत करती थी कि ये किसी भी मर्द के साथ अच्छी तरह से नहीं रह सकती थी और इस दूसरे शादी में भी इस तरह से ही हुआ। उसके और उस नए डेविड के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होने लगे और ये झगड़े बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते थे। ऐसे ही एक झगड़े में उसने एक गरम तवा, एक फ्राइंग पैन अपने नए पति के सर पर दे मारा था और उसका स्कल जो था वो बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, जिसकी वजह से पुलिस भी कैथरीन को पकड़ के ले गई। लेकिन बाद में कैथरीन इस जो अपने पति था उसके सामने गिड़गिड़ाई, उसके सामने रोई कि मुझे जेल मत भेजो। तो इस तरह से करने के बाद फिर उस आदमी ने इसको माफ़ कर दिया और तब जाके ये जेल नहीं गई। ये था सेकंड पति। उसके बाद ये एक तीसरे आदमी से मिली। उस आदमी का नाम था जॉन। उस आदमी से इसकी शादी तो नहीं हुई लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप था और उस आदमी से भी इसके 2-3 बच्चे और पैदा हुए। अब दोस्तों ऐसा करते करते 1988 आ गया था और कैथरीन के 3 हस्बैंड ऑलरेडी हो चुके थे और बहुत सारे बच्चे उसने पैदा कर दिए थे। 1988 में जाकर उसको एक आदमी मिला जिसका नाम था जॉन प्राइस। ये जॉन प्राइस जो था, जो भी लोग इसको जानते थे वो लोग कहते थे कि ये आदमी बहुत ही अच्छा था। ये भी पहले से शादीशुदा था, इसके 3-4 बच्चे थे। उसके बावजूद कैथरीन ये जानता था कि कैथरीन इतनी वायलेंट महिला है और उसका हिस्ट्री क्या है, कि ये अपने प्रीवियस 3 पतियों को किस तरह से तंग कर चुकी है। उनको स्टॉक करती है, उनके सारे कपड़े फाड़ डालती है, उनके घरों को आग लगाने की कोशिश करती है, उनके बच्चों को मारने की कोशिश करती है। ये सब चीज़ें जानने के बावजूद दोस्तों जॉन प्राइस था वो कैथरीन को अपनाने के लिए तैयार था और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और आखिरी भी। कैथरीन और जॉन प्राइस की जो शादी थी वो भी उसके प्रीवियस शादियों के जैसे बिल्कुल ही ख़राब थी। हमेशा झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज यही सब चलता रहता था, यही सब। और ऐसा करते करते 1998 आ चुका था। 1998 में कैथरीन ने कुछ ऐसा किया कि जॉन प्राइस को उसका पारा चढ़ चुका था। वो चीज़ ऐसी थी कि कैथरीन को लगता था कि जॉन प्राइस का कहीं और चक्कर चल रहा है, वो उसको इतना ध्यान नहीं दे रहा है। बस सिर्फ इसीलिए, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सिर्फ इसीलिए उसने क्या किया कि जॉन प्राइस जहाँ पे नौकरी करता था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वहाँ से कुछ ऐसे ही जो चीज़ें छोटी मोटी वो चोरी करके घर लाता था। ऐसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, छोटी मोटी चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह समझो। तो इस कैथरीन ने यानी कि उसकी बीवी ने इस चीज़ का वीडियो टेप करके जॉन के बॉस को भेज दिया था और जॉन के बॉस ने जॉन को नौकरी से निकाल दिया ये टेप्स देखकर। और ये जो कंपनी थी उसमें इस जॉन ने 17 साल काम किया था। तो आप खुद ही सोचिए कि आप कहीं पे नौकरी करते हैं, समझिए 15 साल 20 साल नौकरी की, और आपकी ही पत्नी जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हैं वही आपकी कोई छोटी मोटी भूल का वीडियो टेप बनाकर आपके बॉस को भेज दिया और आपकी नौकरी चली जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस रिश्ते के बारे में आप सोच के देखिए दोस्तों। खैर, जॉन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि उसने कैथरीन को लात मारकर अपने घर से निकाल दिया। अब इन दोनों के बीच में
कुछ दिनों तक तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर से कैथरीन ने प्राइस के साथ बातचीत शुरू करने का ट्राई किया। और प्राइस भी शायद इस इतनी खतरनाक महिला को प्यार करता होगा कि उसने फिर से इसके साथ बातचीत की और जो रिलेशनशिप था वो फिर से धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगा। लेकिन इस बार ये लोग एक साथ नहीं रह रहे थे। लेकिन दोस्तों कैथरीन कभी भी एक नॉर्मल औरत बन ही नहीं पाई। ये जो दूसरी बार उसको मौका मिला, प्राइस ने भी उसको माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरी थी। वो प्राइस को फिर से तंग करने लगी थी। और सन 2000 में फरवरी के 2000 में उसने एक कैंची से, जो प्राइस था उसका पति था, उसके एब्डोमेन में पूरी कैंची घुसा दी थी, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और कैथरीन को अरेस्ट कर लिया गया। अब जिस शहर में वो लोग रह रहे थे, उस शहर के सभी लोगों को कैथरीन के बारे में पता चल गया था कि इस औरत का हिस्ट्री क्या है और ये इतनी एक वायलेंट महिला है। और जो जॉन प्राइस था उसको भी जितने लोग जानते थे वो सभी के सभी उसको समझाते थे कि भाई जो भी हुआ हो गया, लेकिन अब तुम इस कैथरीन से दूर रहो। और वो भी इस चीज़ को मानता था, लेकिन शायद अपने दिल के किसी कोने में वो उस कैथरीन को स्टिल प्यार करता था, जिसकी वजह से कभी ना कभी इनकी बातचीत इस तरह से होती रहती थी। ये बात है 28 फरवरी सन 2000 की। ये प्राइस और कैथरीन का जो रिश्ता है वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था कि प्राइस को ऐसा लग रहा था कि कैथरीन किसी भी पल उसके ऊपर हमला कर सकती है, उसका खून कर सकती है, और साथ ही साथ उसके जो प्रीवियस शादी से बच्चे थे, 3 बच्चे थे, उनको भी मार सकती है। इसीलिए वो कोर्ट चला जाता है 28 फरवरी 2000 को, याद रखिए। दिन में वो कोर्ट जाता है और वहाँ से एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर कैथरीन के खिलाफ निकालता है, जो ये कहता है कि कैथरीन उसके आसपास नहीं आ सकती। वो ऑर्डर निकालने के बाद वो जहाँ पे वो नौकरी करता है वहाँ पे चला जाता है। वहाँ नौकरी करने वाले लोग, नौकरी तो छुट्टी हो जाती है उसको शाम को, और वहाँ के लोग उसको बोलते हैं कि भाई तुम कुछ भी हो जाए तुम अपने घर मत जाओ, क्योंकि कैथरीन को मालूम है तुम्हारा घर कहाँ है, वो कभी भी हमला कर सकती है। लेकिन फिर जॉन प्राइस ने कि मुझे अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेनी है। जैसे ही दोस्तों वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि कैथरीन उस घर में मौजूद थी। उसने कैथरीन को कहा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तब कैथरीन ने बोला कि मैंने उनको कहीं और भेज दिया है। उसने फिर फ़ोन करके पता भी किया, हाँ तो बच्चे कहीं और पे थे। फिर ये दोनों घर के अंदर जाते हैं और कुछ बात करते हैं। फिर पता नहीं कैथरीन ने कैसे किया, लेकिन कुछ करके उसने उस आदमी को थोड़ा सा सीड्यूस कर दिया और नॉर्मल कर दिया। और ऐसा करते करते रात भी हो गई और इन दोनों के बीच में, जो कि इसको मालूम था कि कैथरीन इसके खून की पागल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये कैथरीन से शारीरिक संबंध बनाता है उस रात। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि 1 मार्च 2000 को सुबह के करीब 6 बज रहे थे। जॉन प्राइस का जो नेबर था उसको भी इस पूरे प्रॉब्लम के बारे में पता था, और जॉन ने उसको पिछले दिन कहा था कि मैं बस कुछ चीज़ें घर में लेने के लिए आया हूँ और वो लेकर मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन अगले ही दिन वो आया था और अभी दूसरा दिन हो गया है, उसकी कार अभी भी यहाँ है। इसीलिए उस नेबर ने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वो नेबर अब इसके घर के आजू बाजू चेक करने लगा कि जॉन कहीं अंदर तो नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसी बीच जॉन जहाँ पे काम करता था वहाँ से भी कई उसके दोस्त जो थे वो लोग आ गए थे, और उस घर में यानी कि जॉन के घर में थोड़ी सी भीड़ जैसे लग गई थी। तो ये पब्लिक खिड़कियों से देख रही थी, दरवाजा से देख रही थी। फिर जब उन्होंने गौर से देखा एक खिड़की से, तो उन्होंने देखा कि दोस्तों फर्श पर खून ही खून पड़ा था, बहुत सारा खून। तब इनको अंदेशा हो गया कि घर के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा। तब ये दरवाजा तोड़कर ये सभी के सभी लोग अंदर गए, और अंदर का जो नज़ारा था वो देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों, क्योंकि इस तरह का विभत्स एक क्राइम सीन इन्होंने कभी भी नहीं देखा था, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दोस्तों आगे जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, इसीलिए अगर कुछ लोगों को ये सब सुनकर बहुत ही प्रॉब्लम होता है तो वो ना सुने, कहानी को आगे कर ले। जब वो लोग घर के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि जो जॉन है उसकी लाश कॉरिडोर में पड़ी हुई है, चारों तरफ खून ही खून है, और वो लाश बहुत ही बुरी तरह से म्यूटिलेटेड है, यानी कि बहुत जगह से कटी फटी है। और दोस्तों उसकी जो स्किन थी वो उसके लाश में नहीं थी, वो एक जगह पर लटकी हुई थी। यानी कि कैथरीन ने जॉन को स्किन कर दिया था, जैसे किसी जानवर को स्किन करते हैं, स्किन निकाल देते हैं, इस तरह से जॉन की स्किन निकाल कर एक मीट हुक में रख दी थी। और जो कैथरीन थी
वो वही पास में बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथ में अभी भी एक नाइफ थी। बाद में पता चला कि उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी और जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके आगे तो और भी विविध चीज़ें हैं। जब पुलिस ने उस घर की और ज़्यादा जांच की तो उन्होंने पाया कि कैथरीन ने ना सिर्फ जॉन को मारा या उसकी जो स्किन है वो उतारी, बल्कि कैथरीन ने उसको बिहेड भी कर दिया था, यानी कि उसका गला काट दिया था। और उसका जो सर था उसको कैथरीन जो किचन में एक यूटेंसिल में सब्जियों के साथ उस हेड को वो पका भी रही थी और कई सारे दूसरे अंगों को भी कैथरीन पका रही थी। उसके बाद घर की जब और तलाशी ली गई तब देखा कि एक डाइनिंग टेबल पूरी अच्छी तरह से सजी हुई थी और उस डाइनिंग टेबल में जो खाना था, यानी कि जॉन का ही जो बनाया था कैथरीन ने, वो सब अच्छी तरह से रखा हुआ था। और वहाँ पर 3 नाम लिखे हुए थे उन खानों के पास, और वो 3 नाम थे जॉन के जो बच्चे थे उनके। यानी कि कैथरीन का प्लान था कि जॉन का पूरा पकाकर उसके ही बच्चों को खिलाना। ये क्राइम बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है दोस्तों। आप खुद ही इस क्राइम की जो इंटेंसिटी है उसको अपने दिमाग में एक बार आंख बंद करके सोच के देखिए कि किस तरह का ये क्राइम है। मैंने तो ऐसा कितने सारे क्राइम्स की कहानी पढ़ी है, लेकिन इस तरह की वायलेंट महिला के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। जब पुलिस ने कैथरीन से फिर पूछताछ की और जॉन का जो बॉडी फिर बचा हुआ था उसकी भी जांच पड़ताल की, तब मामला थोड़ा साफ हुआ। और मामला कुछ ऐसा था कि इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया उस दिन रात को, फिर ये दोनों सो गए। लेकिन जो कैथरीन थी उसका मकसद ही था उस दिन जॉन का खून करना। जब जॉन सो रहा था तब कैथरीन किचन जाकर एक बहुत बड़ा बुचर नाइफ निकालती है और सोते हुए स्टेट में ही वो जॉन को 37 बार चाकू से घोंपती है। और इतनी बार घोंपती है कि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह सब वो रैप्चर कर देती है, और जिसकी वजह से जॉन की मौत हो जाती है। उसको मारने के बाद फिर कैथरीन रुकती नहीं है। उसके बाद जो स्किन निकाल देती है और जो पकाती वगैरह है, तो इस तरह की वो चीज़ें करती है। और शायद वो कैनिबलिज्म भी करती है। और एक उस खाने का प्लेट गार्डन में भी मिलती है जिसको कैथरीन ने ही खाया था, तो शायद उसने कैनिबलिज्म भी किया था। उसका पागलपन इतने तक ही नहीं रुका। ये सब खून करने और पकाने वगैरह के बाद पता नहीं किस वजह से वो जॉन की कार लेके थोड़ी देर सुपरमार्केट चली जाती है और वहाँ पर जॉन के एटीएम से वो $1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स निकाल के फिर वापस घर आती है। और वापस घर आने के बाद जो उसकी बॉडी थी, डेड बॉडी जॉन की, वो उस डेड बॉडी को इस तरह से रख देती है किसी पोज में कि पैर इस तरह से रख देती है और हाथ एक पेप्सी के जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है उसके ऊपर रख देती है। फिर बाद में जब उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कुछ उलट पुलट आंसर देती रहती है दोस्तों। एकदम साइको महिला थी वो, लेकिन साइको तो थी लेकिन काफ़ी स्मार्ट थी। उसने एक नोट लिख दिया था। उस नोट में उसने लिखा था कि तुमको मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुमने मेरी बेटियों का RIP किया था। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल भी बेसलेस थी, ये बात सच नहीं थी। सच तो ये था कि जॉन प्राइस एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो शराब ज़रूर पीता था लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान था, और वो कैथरीन को इतना कुछ होने के बावजूद उसको प्यार करता था। लेकिन उसको मिला क्या वो आप जानते ही हैं दोस्तों। कैथरीन नाइट को पकड़ लिया गया और उसने बचने की काफ़ी कोशिश की कोर्ट में। उसने खुद को इनोसेंट बताया। पहले तो गिल्टी ही नहीं बोल रही थी, फिर बाद में बोला हाँ गिल्टी हूँ, लेकिन इन सब वजहों से की बोल रहा था कि जो जॉन था वो उसको मारता पीता था, उसको एब्यूज़ करता था, जो विक्टिम कार्ड खेल रही थी बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। उसके वकीलों ने भी बहुत कुछ ट्राई किया कि उसको बचाने का, लेकिन वो बच नहीं पाए। और 1 साल बाद यानी कि सन 2001 में कोर्ट ने कैथरीन नाइट को अपने पति जॉन प्राइस को मारने की सज़ा दी, और वो सज़ा थी उम्र कैद। इस सज़ा को कैथरीन नाइट ने बहुत बार अपील की, 2006 में, उसके बाद भी अपील की, लेकिन कभी भी उसको उसकी सज़ा ये थी कि उम्र कैद तो है ही, और उसको कभी भी पैरोल के लिए वो एलिजिबल नहीं होगी। वो हमेशा यानी कि मरते दम तक वो जेल में ही रहेगी। और मैं तो कहता हूँ इस तरह की औरत के लिए उम्र कैद भी बहुत ही सज़ा कम है, उसको तो मौत की सज़ा होनी चाहिए। और वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि उसने जो आदमी उसको प्यार करता था, एक ही आदमी था इस दुनिया में, उसकी इतनी बुरी तरह से हत्या की, उसके साथ कैनिबलिज्म किया। उसके बाद उसको जेल भेजा गया। उसने बचने की काफ़ी कोशिशें भी की, लेकिन उसको जेल भेजा गया और जेल में
वो मतलब दूसरे कैदी कहते हैं कि अभी वो एक लीडर फिगर बन चुकी है, यानी औरतों की वो लीडर बन चुकी है जिस जेल में उसको रखा गया है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो है तो वो जेल में, लेकिन काफ़ी अच्छी लाइफ वो बिता रही है। लेकिन जिसको उसने मारा वो तो कितनी बुरी तरह से मारा और उनके बच्चों को अनाथ कर दिया। तो आप खुद ही सोचिए मतलब किस तरह का जस्टिस है ये। अब उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा जेल में ही रहे और उसकी आखिरी सांस जेल में ही निकले। तो दोस्तों यही कहानी थी इस खतरनाक महिला, कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक महिला कैथरीन नाइट की। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर इस तरह की बहुत ही डार्क लेकिन मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं इस तरह की कहानी आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, मैं उनके बारे में एपिसोड ज़रूर बनाऊंगा। तो बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।